हेलो एवरीवन, वेलकम है शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे ऑल नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये 20 एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं 20, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है। हमें क्रेनियल नर्व के बारे में पता है कि 12 क्रेनियल नर्व होती है। तो क्रेनियल नर्व कितनी है हमारी? 12 है। तो क्रेनियल नर्व के अगर आपको सारे नाम चाहिए हैं कि क्रेनियल नर्व 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके वहाँ पर फंक्शन के साथ साथ इनके नाम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है वो हमारी कौन सी है। तो क्रेनियल जो नर्व है वो 5th नंबर की जो नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, वो लार्जेस्ट नर्व के अंदर आती है। तो लार्जेस्ट नर्व में तो हम देख लेते हैं कि जो ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, 5th क्रेनियल नर्व जो होगी वो लार्जेस्ट नर्व होगी, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। तो हमारी जो स्मॉलेस्ट जो क्रेनियल नर्व है वो है 4th नंबर की। तो स्मॉलेस्ट अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें ट्रॉक्लियर नर्व या फिर 4th नंबर की जो नर्व रहेगी वो हमारी स्मॉलेस्ट नर्व है। और सबसे लार्जेस्ट नर्व की बात करते हैं तो जो 5th नंबर की जो हमारी नर्व है जिसे हमने क्या बोला है, ट्राइजेमिनल नर्व, और स्मॉलेस्ट की बात करते हैं ट्रॉक्लियर नर्व है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग IV फ्लूइड टू अ डिहाइड्रेटेड इन्फेंट, विच इंटरवेंशन इज नेसेसरी। तो इसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आंसर भी आपको दिया हुआ है। तो फर्स्टली तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि क्या बोल रहा है ये, कि अगर जो IV फ्लूइड कोई डिहाइड्रेटेड इन्फेंट है, IV फ्लूइड दे रहे हैं, तो उसके इंटरवेंशन क्या नेसेसरी रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्टेरिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूइंग द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ फ्लो, कैलकुलेटिंग टोटल इनटेक, मेंटेनिंग द फ्लूइड एट बॉडी टेम्परेचर। तो जो नेसेसरी रहेगा, बहुत ही ज़रूरी रहेगा इंटरवेंशन, तो हमें कंटिन्यू रखना है रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि यहाँ पर उसको कंडीशन क्या है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। ये सारी चीज़ें भी करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या रहेगा, क्योंकि वो डिहाइड्रेट इन्फेंट है, तो उसकी जो फ्लो रेट है उसे हमें क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अ नॉर्मल बोर्न चाइल्ड प्रेजेंट विथ मेंटल रिटार्डेशन, ब्लंट हेयर एंड कन्वर्जन एट 1 ईयर ऑफ एज, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। अगर किसी चिल्ड्रन को मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है, हेयर ब्लंट देखने को मिल रहा है, कन्वर्जन जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, वो भी 1 ईयर ऑफ एज के चिल्ड्रंस को, तो कौन सी डिसीज़ का साइन है, मतलब डायग्नोसिस क्या रहेगी, प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगी, किसका साइन है, ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया दिया है, ट्राइसोनीमिया दिया है, एल्बुमिनूरिया दिया है, और गाउचर डिसीज़ दी है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल रहा है, ब्लंट हेयर भी देखने को मिल रहा है, और कन्वर्जन भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। इसमें जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, अगर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में ज़्यादा जो ध्यान है वो डाइट पर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म ही प्रॉपर नहीं होता है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर आ जाता है। तो इस कारण से जो बेबी है, मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही रुक जाता है या फिर इरेगुलर हो जाता है। इसी कंडीशन में कन्वर्जन भी देखने को मिलेगा, और जो हेयर रहेंगे वो ब्लंट देखने को मिलेंगे। तो डायग्नोसिस हमारी क्या रहेगी, फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ अबगार स्कोर इज 7, देन मतलब बोला जाए कि हमने अबगार स्कोर पढ़ा है, तो अबगार स्कोर नॉर्मल कितना होता है, तो जो हमारा पूरा स्कोर है वो 1 से 10 होते हैं। अगर बात करते हैं 1 से अगर 3 स्कोर आता है तो वो हमारी सीवियर कंडीशन, सीवियर डिप्रेस है चिल्ड्रन। अगर 4 से 6 या 7 आता है, 7 आता है, तो वो क्या, कौन सी कंडीशन हो जाती है, माइल्ड डिप्रेस हो जाती है। और अगर 7 से 10 के अंदर आती है, या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं 8 से 10 अगर आता है, तो कंडीशन क्या है बेबी की, गुड है। यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रेस नहीं देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ़ अबगार स्कोर अगर 7 है तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो देखिए,
पहली बात तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 7 लिखा है, देन 7 है, तो हमने देखा कि 7 से 10 भी नॉर्मल रहती है और 8 से 10 है, तो ये एवरेज रेंज के अंदर आ जाता है। अगर आपको यहाँ पर माइल्ड, चाइल्ड इज़ नॉर्मल दिया है, चाइल्ड इज़ मॉडरेट डिस्ट्रेस दिया है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, चाइल्ड इज़ मॉडरेट डिस्ट्रेस। मतलब डिस्ट्रेस में नहीं, मतलब एकदम वो नॉर्मल भी नहीं है और ना ही सीवियर कंडीशन है, तो वो किस में आ जाएगा, मॉडरेट में आ जाएगा, कि मिडिल वाली जो उसकी कंडीशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड इज मॉडरेटली डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस है मतलब उसका जो स्कोर आया है 7 समथिंग आया है, तो वो डिस्ट्रेस है लेकिन क्या है, मॉडरेट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा है सीवियरली डिस्ट्रेस या फिर इफ रिक्वायर्ड इमीडिएट रिसक्सिटेशन। तो इमीडिएट रिसक्सिटेशन की आवश्यकता कब होती है, जब बेबी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा होता। तो इमीडिएट का मतलब तुरंत ही देना होगा, बाकी सब छोड़ के सबसे पहले रिसक्सिटेशन देना होगा। क्यों, ये कब कंडीशन होती है, जब जब बेबी सीवियर कंडीशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन कैसी है, मॉडरेट है, मतलब ना ही बहुत अच्छी है और ना ही बहुत ख़राब है, डिस्ट्रेस है लेकिन मिड लाइन में है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा चाइल्ड इज मॉडरेट डिस्ट्रेस्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ न्यूबॉर्न फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर बर्थ में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर न्यूबॉर्न बेबी 24 आवर में मेकोनियम पास नहीं कर पाता है, क्योंकि 24 आवर नॉर्मल रेंज रहता है, 24 आवर तक का एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि मेकोनियम पास कर दे, यूरिन पास कर दे, कि उसको एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है असेसमेंट में, लेकिन 24 आवर तक भी वो मेकोनियम पास नहीं करता है, फर्स्ट स्टूल पास नहीं करता है, तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एब्डोमिनल बॉल डिफेक्ट, ये भी नहीं होगा। सीलियक डिसीज़ भी कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिर्शबर्ग डिसीज़। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है 24 आवर में, 24 आवर के अंदर अगर मेकोनियम पास नहीं करता है, फर्स्ट स्टूल पास नहीं करता है बेबी, तो ये कंडीशन बनेगी हमारी हिर्शबर्ग डिसीज़। तो याद रखिएगा, अगर 24 आवर के अंदर मेकोनियम पास आउट नहीं करता है बेबी, तो वो साइन है हिर्शबर्ग डिसीज़ का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नीचे एक आपको देखने मिलता है इंटरसेप्शन। तो ये जो एक कंडीशन है, ये भी एक हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि जो फूड है वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर हम जो थ्रो आउट है, पास नहीं हो पा रहा, तो जो फूड है वो ब्लॉक हो जाता है इस कंडीशन में। लेकिन जो हिर्शबर्ग जो डिसीज़ है वो एक अलग, जो हिर्शबर्ग डिसीज़ होती है उस कंडीशन में होता क्या है कि इसमें जो जो मसल्स लेयर होती है, जो नर्व सेल होती हैं, वो प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचा पाती है, मिसिंग हो जाती हैं, जिस कारण से जो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन बन जाती है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन वो ब्लॉक हो जाती है, इस कारण से जो स्टूल पास है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग हिर्शबर्ग डिसीज़ बोलते हैं, ये जो कि हमें 24 आवर इन्फेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है प्रोड्यूस होती है प्लाज्मा सेल से, बी लिम्फोसाइट से, एरिथ्रोसाइट से या वैसोफिल से। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट वन, प्लाज्मा सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम। तो जो प्लाज्मा सेल होती है वो कहाँ से फॉर्म होती है, टी सेल, बी सेल, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो ये जो हमारी बी सेल्स होती है, जो प्लाज्मा सेल है वो फॉर्म होती है तो बी सेल से। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 सेट एम्स के एग्जाम में 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय। तो ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है, तो हम देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स, वी लिम्फोसाइट, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इंटरफेरॉन। तो आंसर हम देख पा रहे हैं, जिसका आंसर क्या होगा, वी लिम्फोसाइट्स। इसकी एक अलग से क्लास रहेगी, जो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी है, इन सभी की इनेट इम्यूनिटी एक क्लास प्रीवियस डली हुई भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम एंटीबॉडी मेडिएटेड भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि मीडिएटेड एंटीबॉडी बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, वो किससे मिलती है, बी लिम्फोसाइट से। और जो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड।
यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए है कि इस तरह के आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है सेल मीडिएटेड, नेचुरल, इंटरफेरॉन मीडिएटेड, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉबेरी टंग इन सीन इज, तो हमारी जो टंग है स्ट्रॉबेरी जैसे लाइक कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी लाइक, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो जो हमारी क्वास्की डिसीज़ होती है, क्वास्की डिसीज़ में हमारे टंग में स्ट्रॉबेरी जैसा कुछ देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रॉबेरी साइन देखने को मिलता है, तो ये कौन सी डिसीज़ है, क्वास्की डिसीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HIV अफेक्ट्स। HIV के कारण कौन सी सेल अफेक्टेड होती है, बी सेल्स, हेल्पर टी सेल, या फिर न्यूट्रोफिल, या फिर लिम्फोसाइट। तो जो हमारी हेल्पर टी सेल होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं। हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, मैसेज पहुंचाने का, तो हेल्पर टी सेल अगर अफेक्टेड हो जाती हैं तो अगर हमारे बॉडी में कोई भी वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है, तो वो जो हेल्पर टी सेल है उसका काम था मैसेज पहुंचाने का, तो वो क्या नहीं कर पाती है, प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचा पाती है, जिस कारण से तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि टी हेल्पर का काम है, हेल्पर टी सेल का काम है हेल्प करना, मैसेज को पहुंचाना आगे तक, तो आगे जब जाएंगे लिम्फोसाइट्स के पास तब जाके वो अपना वर्क करेंगे, लेकिन जो हेल्पर टी सेल है वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो HIV पेशेंट अगर अफेक्टेड है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट किस पर कर रहा है, हेल्पर टी सेल पर। नेक्स्ट हम देखते हैं ART स्टैंड फॉर। अब ART की बात कर लेते हैं, ART है क्या, तो ART जो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये भी HIV पेशेंट को दी जाती है, तो इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, एंटी रेट्रोवायरल। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ट्रीटमेंट दिया है, एंटी रेसिस ट्रीटमेंट दिया है, ऑल रेट्रोवायरल थेरेपी दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो ART का जो फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो ये HIV पेशेंट के लिए ये थेरेपी चलती है। जिस तरह से TB के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए डॉट्स का ट्रीटमेंट चलता है, इसी तरह से HIV पेशेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ट्रीटमेंट चलता है, इसे मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग हेल्प टू। जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होती है उसके अंदर अलग अलग नाम की ड्रग्स देखने को मिलती है, तो उनका काम क्या है, तो वो ड्रग क्या हेल्प करती है, HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, डिसीज़ वायरल RNA लेवल डिक्रीज करती है, RNA वायरल जो हमारा RNA जो वायरल है उसको डिक्रीज करती है, या फिर कंट्रोल न्यूमोसाइटिक साइरस निमोनिया, या फिर डिक्रीज पेन एंड डायरिया। तो पहली बात तो ये कि जो HIV का ट्रीटमेंट तो अभी तक नहीं आया है, वो प्रॉपर इन्फेक्शन को स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। इसके अलावा पेन एंड डायरिया के लिए भी कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो वायरस है RNA जो वायरल हो रहा है, RNA का जो स्प्रेड हो रहा है उसको क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ नहीं करेगा तो उसको कंट्रोल करेगा, उसे फैलने से रोकेगा, क्योंकि ये जो RNA में होने वाला वायरस है, RNA में जाके यहाँ पर बॉन्ड हो जाता है, और ये RNA तो उसको क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उस वायरस को फैलने से रोकेगा या फिर उसको कंट्रोल करके रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफन फॉलोइंग इज इंडिकेट ऑफ एड्स। अगर HIV एड्स से सफ़र कर रहा है कोई पेशेंट, तो जो CD4 काउंट है वो कितना होगा, तो CD4 काउंट यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 1000 सेल पर mm, CD4 600 सेल, या फिर CD4 लोअर देन 400 सेल। तो CD4 काउंट लेस देन अगर 200 सेल हो रही है या फिर कम हो रही है CD4 सेल्स, तो इसका मतलब क्या है, वो इंडिकेट करता है एड्स के लिए। तो ये भी एक डायग्नोसिस के अंदर आ जाता है, कई टेस्ट होते हैं, तो CD4 भी एक टेस्ट होता है, इसमें काउंट किया जाता है कि CD4 कितना है, तो CD4 यहाँ पर 200 से अगर कम होता है तो वो एड्स का इंडिकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ स्पान ऑफ CD4 टी सेल। जो CD4 टी सेल है, जिस तरह से RBC की एक लाइफ स्पान होती है, WBC की होती है, तो इसी तरह से जो हमारे CD4 टी सेल है उसकी कितनी होती है, तो CD4 सेल की 100 डे जो होती है लाइफ, वो 100 डे होती है। 120 तो हमने RBC की देखी थी, तो यहाँ पर क्या होगी 100 डे, इसकी मतलब 100 डे तक क्या होती है, वो उसकी लाइफ होती है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
लेकिन हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अगर HIV अफेक्टेड है तो CD4 जो सेल है वो उसकी जो लाइफ स्पैन में कितने दिन तक रहेगी, तो ओनली 2 डेज तक वो रहती हैं, उसके बाद वो क्या हो जाती हैं, मर जाते हैं, मतलब जो CD4 सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह से इसी कारण से क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि HIV जो पेशेंट होता है उसका जो बोल सकते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, इस कारण से उसको अदर डिसीज़ होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि पूरा वो इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, इम्यून सिस्टम को पूरा ख़त्म कर देता है, वो वर्क प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो इसकी जो अगर HIV अफेक्टेड है पेशेंट, तो उसकी जो 2 डेज में CD4 जो T सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर मर जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि नॉर्मल लेवल ऑफ CD4 T सेल का कितना होता है। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ CD4 T सेल की देखते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, हमने देखा था कि अगर CD4 200 से लेस हो जाती है तो वो एड्स का इंडिकेशन करता है, लेकिन नॉर्मल रेंज की बात करते तो 500 से यहाँ पर 1200 क्या होती है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि CD4 सेल की जो नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो नॉर्मल वैल्यू है 500 से 1200 सेल पर माइक्रोलीटर। अगर 200 से कम होती है, 200 से कम होती है, तो वो कंडीशन एक बोल सकते कि CD4 बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो उस कारण से क्या होता है, CD4 की जो काउंट है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिफरेंट लाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ तो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।